एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के सेवेंथ स्थान या सप्तम स्थान से विवाह या मैरिज के बारे में डिसाइड करते हैं। और एक मैरिज या विवाह एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आप कुंडली के सेवेंथ स्थान से देख के पूरा डिटेल आप जान सकते हैं। तो इसमें जो अभी विवाह के बारे में डिस्कशन चल रहा है उसमें जो टॉपिक है अभी वो ग्रह मिलापक है। मिलापक यानी विवाह के पहले वर और कन्या की कुंडली मिलाई जाती है, उसको देखते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इसके लिए वो कुंडली दोनों की मिलाते हैं और उसमें आपको बताया था कि 3 तरह से कुंडली मिलाई जाती है जिसको मिलापक कहते हैं। तो वो जो 3 मेथड्स हैं वो नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक और भाव मिलापक, राइट। तो नक्षत्र मिलापक में आपको बताया था अष्टकूट से मिलाते हैं जिसमें 8 कूट होते हैं और उसके टोटल पॉइंट्स 36 होते हैं। तो 36 पॉइंट्स में देखते हैं कि वर और कन्या के कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर वो 20 या 20 से ज़्यादा गुण होते हैं, मिल रहे हैं, तो फिर वो विवाह की परमिशन दे दी जाती है और विवाह जो है वो शुभ माना जाता है, राइट। जो आपको नक्षत्र मिलापक के बारे में पूरा डिटेल बताया इसके पहले अष्टकूट मेथड से, आज जो टॉपिक है वो ग्रह मिलापक है। यानी ग्रह मिलापक भी एक सेकंड मेथड है वर और कन्या की कुंडली मिलाने का। तो इसको ग्रह मिलापक कहते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ग्रह मिलापक से क्या करते हैं? ग्रह मिलापक से आप देखते हैं कि वर और कन्या एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं हैं। पूरक का मतलब कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, पूरक होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए, तभी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। पूरी तरह से उनके बीच में एक प्रेम और उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, एक दूसरे के पूरक रहें, ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की हेल्प करें, तो उसको पूरक कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए या डिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे के ऊपर, राइट। अब ये ग्रह मिलापक में क्या करते हैं कि ग्रह मिलापक में ये 5 कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं। तो कुंडली के 12 हाउसेस में 5 हाउस को देखते हैं। इसमें 5 हाउसेस को देख के ग्रह मिलापक किया जाता है। तो वो है, एक तो लग्न है, दूसरा 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। इस तरह से लग्न, चौथा हाउस, 7वां स्थान, 8वां स्थान और 12वें स्थान को देखकर ये डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो लग्न को देखते हैं वो स्वास्थ्य के लिए देखते हैं कि अगर दोनों की मैरिज हो गई, हस्बैंड वर और कन्या की, तो वो उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी है, ये देखना ज़रूरी है। अगर वो हेल्थ अच्छी रहेगी तो मैरिड लाइफ अच्छी है। अगर हेल्थ ही ख़राब रहेगी, आए दिन बीमार रहेंगे, कोई ना कोई कष्ट बना रहेगा, तो फिर वो मैरिड लाइफ उससे डिस्टर्ब होगी और ख़राब होगी। तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ देखने के लिए ये लग्न को देखना ज़रूरी है। इस पर शुभ ग्रह की होती दृष्टि हो, लग्न का कारक ग्रह सूर्य अगर अच्छा है, बली है, वेल प्लेस्ड है, तो ऐसे केस में फिर वो दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी। दोनों के केस में आप देखिए तो ये दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। 4th हाउस जो है, इसके बाद 4th हाउस देखते हैं। तो 4th हाउस में अगर वो लाइफ में आरामदायक उनका जीवन बीते, उनको लग्जरीज मिले या जो डेली नेसेसिटीज़ हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए, तो ये 4th हाउस से देखा जाता है। 4th हाउस से जो है आप देखेंगे कि व्यक्ति जो वर कन्या है, तो मैरिज के बाद उनका अपना मकान हो, उनकी अपनी ज़मीन हो, उनका अपना कन्वेंस वाहन हो, घर में फर्नीचर हो या बर्तन जो जितने ज़रूरी हैं वो हों, कपड़े उनके अच्छे और जितने ज़रूरत के कपड़े पूरे होने चाहिए। इसके अलावा कुछ जो डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं ये सब पूरी होनी चाहिए घर में, उसमें कोई कमी ना रहे, तो तब वो लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। मतलब ये 4th हाउस एक इम्पॉर्टेंट है कि जिस घर में रह रहे हैं वर कन्या शादी के बाद में, तो वो वहाँ जो नेसेसिटीज़ हैं वो सब पूरी होनी चाहिए। इसके लिए 4th हाउस देखा जाता है। इसके बाद देखते हैं 7th हाउस। 7th हाउस में वो उनका शारीरिक, ये तो पति पत्नी का घर है और इसके अलावा शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध उनका, और दोनों के बीच में प्रेम एक होना चाहिए, अनुराग, आकर्षण, आसक्ति होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो ये उनका बेड प्लेजर या सेक्स प्लेजर, ये सब चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें 7th हाउस से देखी जाती हैं। तो ये 7th हाउस जो है इसको देखना ज़रूरी है मैरिड लाइफ के लिए। अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। इसके बाद जो है 8th हाउस देखते हैं। तो 8th हाउस या अष्टम स्थान जो है ये विघ्न बाधाओं का घर है। तो इसको देखना ज़रूरी है कि उनकी मैरिड लाइफ में कोई ऐसा ना हो कि वर या कन्या की कुंडली में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हों, बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएँ हों, बहुत ज़्यादा कष्ट हो, क्लेश हो और दुख हो, और मतलब कष्ट का मतलब बिल्कुल मृत्युदायक कष्ट,
इस तरह का एर्थ हाउस जो है ये डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। तो ऐसी चीज़ें इसमें ना हो, तो उस अनिष्ट से बचने के लिए ये जो है दोनों वर और कन्या का एर्थ हाउस देखना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा जो आपको बताया कि जो मैरिड लाइफ के बाद जो डेली एक्टिविटीज़ या डेली जो नीड्स हैं उनकी वो पूरी हो, उसके लिए उनके पास एक परचेजिंग पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी तो चीज़ें परचेज़ करेंगे। ज़मीन है, मकान है, वाहन है, तमाम घर की और चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें परचेज़ करने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। तो वो क्रय शक्ति या जो परचेजिंग पावर है तो वो 12th हाउस से देखी जाती है। तो इसमें अगर 12th हाउस डिफेक्टिव है तो उनके पास प्रॉब्लम होगी, तब वो मैरिड लाइफ ख़राब होगी। तो इसलिए ये लग्न से हेल्थ देखेंगे, 4th हाउस से उनकी जो ज़मीन है, मकान है, कन्वेंस है और घर की जो नेसेसिटीज़ हैं, डेली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। 7th हाउस से उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए और शारीरिक और मानसिक अच्छा रिलेशन हो, दोनों के बीच में प्रेम हो, तब मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। 8th हाउस का मतलब कि वर और कन्या के बीच में, उनके बीच में ऐसा ना हो कि दोनों की कुंडली में किसी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हों या बहुत ज़्यादा किसी की कुंडली में कष्ट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग कोई रोग है, भयंकर रोग है या मृत्युदायक कोई कष्ट है, तो वो चीज़ अगर है तब मैरिड लाइफ ख़राब होगी। ये देखते हैं 12th हाउस से वो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो देखी जाती है। अब अगर ये 5 हाउसेज जो हैं, ये इंपॉर्टेंट हाउस देखिए मैरिड लाइफ के लिए, तो लग्न 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, तो अगर इनके ऊपर शुभ ग्रहों की युति है, दृष्टि है और वो स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड हैं, तो इनके जो लॉर्ड्स हैं, तो ऐसे केस में फिर ये इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ये लग्न 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के ऊपर अगर अशुभ ग्रह, क्रूर पापी ग्रहों की युति है, दृष्टि है, तब ऐसे केस में इनकी मैरिड लाइफ ख़राब होगी, क्योंकि वो सब पापी ग्रह, क्रूर ग्रह बैठ के इन हाउसेस को ख़राब करेंगे और जो आपको बताई चीज़ें ये सब डिस्टर्ब होंगी वहाँ पर, और इनकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। अब इसमें जो क्रूर या पापी ग्रह हैं तो वो हैं, देखिए, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य। 1, 2, 3, 4, 5 तो हाउसेस हो गए और 5 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं। तो अगर ये बैठ जाएं इन हाउसेस में, 5 हाउसेस में, या इनकी दृष्टि हो जाए तो इसको ये डिस्टर्ब करेंगे मैरिड लाइफ को, और मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब होगी। अब इसमें मंगल को देखते हैं। देखिए, मंगल जो है क्या है, ये पापी ग्रह नहीं है, ये सिर्फ क्रूर ग्रह है और बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं। तो अगर ये लग्न में बैठे अशुभ होके, योग कारक नहीं होने चाहिए, अगर ये मारक हैं, अशुभ हैं, निर्बल हैं, तो ऐसे केस में अगर लग्न में बैठे हैं, 4th में बैठे हैं, 7th में, 8th में या 12th में बैठ जाएं, या इनके ऊपर दृष्टि हो जाए मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8, तो या तो मंगल यहाँ बैठ जाए या मंगल की दृष्टि हो जाए इन हाउसेस के ऊपर, तो फिर ये जो है वो मैरिड लाइफ को ख़राब करेंगे और जो 5 हाउसेस से जो रिलेटेड चीज़ें हैं ये सब इनकी हानि होगी, ये सब चीज़ें इनको नहीं मिल पाएगी मैरिड लाइफ में और वो सब डिस्टर्ब होगी, राइट। इसके अलावा ये एक सेपरेटिव टेंडेंसी भी है मंगल में, ये शादी ब्याह में डिले कर देंगे। अगर 7th हाउस में बैठ जाए, 7th पे दृष्टि है, तो शादी ब्याह में डिले करेंगे, हस्बैंड वाइफ को अलग करने की कोशिश करेंगे उनकी आपस में बनेगी ही नहीं, वो कोई ना कहीं किसी पॉइंट पे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहेगा, एक दूसरे से अलग रहने की कोशिश करेंगे राइट। और अगर ये मंगल जो है वो अब ये लग्न 4th, 7th, 8th हाउस और 12th हाउस में, ये 7th हाउस में अगर इनका प्रभाव हो, यानी 7th हाउस से बैठ जाएं या 7th पर दृष्टि दे दें, तो सबसे ज़्यादा असर 7th हाउस पे होता है। उसके बाद फिर 8th हाउस, उसके बाद फिर 12th हाउस और उसके बाद लग्न और फिर 4th हाउस, यानी सबसे ज़्यादा ख़राब इनका असर 7th हाउस पे होगा, उसके बाद फिर 8th हाउस पे, फिर 12th हाउस पे, फिर लग्न पे, और सबसे कम असर 4th हाउस पर होगा। तो ये मंगल की स्टडी करना ज़रूरी है। इसके बाद शनि देखते हैं। तो शनि जो है ये पापी और क्रूर ग्रह दोनों हैं। मंगल सिर्फ क्रूर ग्रह है, लेकिन ये पापी भी हैं, क्रूर भी हैं। तो अगर शनि यहाँ लग्न में बैठे, 4th में बैठे, 7th, 8th या 12th में बैठ जाएं, या इनके ऊपर इनकी दृष्टि हो जाए, शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7 और 10, तो अगर यहाँ बैठ जाए या इनकी दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे केस में ये इन चीज़ों की हानि करेंगे, इन हाउसेस की हानि करेंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ें इनको नहीं मिल पाएंगी या उसमें कष्ट होगा इनको, और मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा शनि जो है वो ये चीज़ों को डिले करते हैं, इनका नेचर है, इनकी हैबिट है
कि जहाँ बैठेंगे, जहाँ दृष्टि करेंगे तो उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में डिले करते हैं, यानी शादी ब्याह को बहुत डिले कर देंगे। हो सकता है कि बहुत ही ओल्ड एज में मैरिज हो, बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए तब मैरिज हो शनि की वजह से, राइट। इसके अलावा ये हस्बैंड वाइफ में एक सेपरेटिव टेंडेंसी है इनकी, तो हस्बैंड वाइफ को अलग करने की कोशिश करेंगे। हस्बैंड वाइफ में आपस में न बने, उनके विचार ही नहीं मिलते। हस्बैंड वाइफ अलग अलग दूर रहने लगें किसी वजह से, सर्विस में हैं तो दोनों की पोस्टिंग बहुत दूर दूर हो जाए, या वो जानबूझकर अलग रहें, एक दूसरे को न देखना चाहें, लड़ाई झगड़ा हो या डाइवोर्स तक की नौबत आ जाए। ये सारी चीज़ें शनि की वजह से हो सकती हैं, राइट। तो ये शनि की स्टडी जो है ये ज़रूरी है, और ये इसमें मतलब इसमें इतना शनि इतने पापी क्रूर ग्रह हैं कि ये डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है, राइट। इसके अलावा ये शनि जो है अपने से ज़्यादा उम्र के लड़के लड़की से शादी करवा सकते हैं। एक इनके अंदर ये भी है कि शादी जो हो, एक तो वैसे ही शादी डिले करा देंगे, फिर जो शादी होगी वो अपनी उम्र से लड़के लड़की की शादी वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्र के लड़के या लड़की से शादी हो जाए, या अपने से निम्न स्तर के, अपने से लोअर स्टेटस के लड़के या लड़की से शादी हो सकती है। ये शनि के का नेचर है, इनकी हैबिट है इस तरह की। इसके बाद देखते हैं राहु को। तो राहु जो है ये इनको कहा जाता है शनिवत राहु, यानी राहु शनि की तरह ही बिहेव करते हैं। तो जितनी क्वालिटीज़ आपको शनि की बताई उतनी ही राहु की भी हैं। तो ये राहु से लग्न में से 4th हाउस, 7th हाउस, 8th या 12th हाउस में बैठ जाएं, यहाँ पर दृष्टि दें, तो इनकी 5, 7 और 9 3 दृष्टियाँ हैं राहु की। तो ये बिल्कुल शनि की तरह बिहेव करेंगे, यानी सेपरेटिव टेंडेंसी, शादी को डिले करना, और अपने से निम्न स्तर के, निम्न लोअर स्टेटस के वर या कन्या से शादी हो और शादी में डिले हो, ये सब सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं राहु की वजह से। केतु को देखिए, केतु जो है ये इनको कुजवत केतु कहा गया, यानी मंगल की तरह बिहेव करते हैं। कुज माने मंगल, तो ये मंगल की तरह बिहेव करने वाले हैं। तो अगर इनकी भी युति यानी यहाँ बैठ जाएं लग्न 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस पे, या यहाँ पर दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये मंगल की ही तरह सेपरेटिव टेंडेंसी, शादी ब्याह को डिले कराना, हस्बैंड वाइफ को अलग करना, आपस में न बनना, ये सारी प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में हो सकती है, राइट। इसके बाद जो है सूर्य देखिए, सूर्य जो है ये भी इनके अंदर सेपरेटिव टेंडेंसी है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर ग्रह है, ये पापी ग्रह नहीं है, ये क्रूर ग्रह है। तो सूर्य की वजह से अगर ये यहाँ लग्न में 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बैठें, स्पेशली 7th हाउस में, या अगर यहाँ पर दृष्टि हो जाए, तो ये हस्बैंड वाइफ को सेपरेटिव टेंडेंसी की वजह से सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं और शादी ब्याह में डिले करेंगे, और वो जो मन मुटाव और लड़ाई झगड़ा ये सब सारी चीज़ें इनसे हो सकती हैं, राइट। तो ये चीज़ें जो है ये इनको देखना ज़रूरी है कि ये जो 5 हाउसेज़ हैं, इनके ऊपर अगर 5 ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और ये सब मारक होने चाहिए, मारक हो, अशुभ हो, योग कारक न हो, तब ऐसे केस में ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी, राइट। अब इसमें से देखिए ये 12 हाउसेज़ होते हैं कुंडली के, तो 12 हाउसेज़ में 5 हाउस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस यहाँ की ये शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर 12 में से 5 हाउसेज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके मतलब कि 5/12 अगर हम करें तो 42% आता है। तो ग्रहों के बराबर गोचर होता रहता है, ग्रह घूम रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में। तो जिस समय वर या कन्या का जन्म हुआ तो उस समय मतलब 42% चांस है, यानी 100 में से 42 लोगों की कुंडलियों में ऐसा हो सकता है कि वो मंगल, शनि, राहु, केतु या सूर्य का असर यहाँ लग्न पे 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस पे हो, यहीं बैठ जाएं, यहाँ पे दृष्टि दे दें। ये 42% लोगों में ऐसे चांसेस हैं। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इतने ज़्यादा नंबर की वजह से ये 42% लोगों में दाम्पत्य सुख की हानि होगी, यानी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसका निवारण करने के लिए फिर हमारे ऋषियों ने इसका तरीका निकाला कि उन्होंने ग्रह मेलापक की बात बताई। तो ये मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य जो बैठते हैं, इसको मांगलिक दोष कहा जाता है। इसको ओवरऑल इसको सब मिला के मांगलिक दोष कहते हैं। तो मांगलिक दोष के लिए ये हमारे ऋषियों ने बताया, एक ग्रह मिलापक की चीज़ बताई कि अगर सपोज वर है, वर की कुंडली में, लड़के की कुंडली में अगर मंगल, शनि, राहु, केतु का, सूर्य का प्रभाव लग्न 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बैठे हों या दृष्टि हों, और वो अशुभ मंगल हो या ये सब ग्रह अशुभ हो, तो ऐसे केस में वो मांगलिक कहा जाएगा, उसको मांगलिक कहेंगे। तो उसका विवाह फिर ऐसी कन्या से हो जो भी मांगलिक होनी चाहिए, यानी कन्या भी मांगलिक हो। तो एक दूसरे के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दोष है, उसको वो कैंसिल कर देंगे, उसको दूर कर देंगे। तो इसलिए ये ऋषियों ने इस तरह का वो मांगलिक योग और उसका निवारण करने के लिए तरीके बताए।
तो यानी जो अगर एक की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका विवाह भी मांगलिक दोष वाले से ही होना चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको हम पूरा डिटेल आपको बता चुके हैं। ये मांगलिक दोष, उसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी की कुंडली में ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ मंगल बैठ गया यहाँ 7th हाउस में तो मांगलिक दोष ही हो गया, उसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि वो अगर ये दोष दिखाई दे रहा है आपको तो कैंसिल ही हो जाएगा, उसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें मांगलिक दोष और उसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स, ये सब हम आपको लेक्चर नंबर 92, 93, 94 में बता चुके हैं। तो इसको आप काइंडली आप लेक्चर ये देखिए, हमारे सब सीरीज़ में है सारे लेक्चर। आज लेक्चर है 217, 217 नंबर है। तो आप 92, 93, 94 नंबर में ये मांगलिक दोष, उसका परिहार, उसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स, सब इसमें हमने पूरा डिटेल आपको बताया है। तो उसको आप देखेंगे तो ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको बताया कि ग्रह मिलापक भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नक्षत्र मिलापक के अलावा नक्षत्र मिलापक में वर कन्या का नेचर, उनका स्वभाव, यानी नेचर, स्वभाव, उनकी प्रकृति और उनका बिहेवियर और इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेचर, बिहेवियर और इंटरेस्ट, ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं नक्षत्र मिलापक में। और जो ग्रह मिलापक है इसमें आपको बताया कि ये देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये ग्रह मिलापक से देखते हैं। और अगर उसमें दोष है तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। और मांगलिक दोष का परिहार या उसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स हैं, वो उसके लिए लेक्चर नंबर 92, 93, 94 को आप अटेंड करें, देखिए, तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।